नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में वर्दी खरीद घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी खरीद से जुड़े बड़े घोटाले के नाम सामने आने के बाद डीआईजी स्तर के अधिकारी और निदेशक होमगार्ड्स अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि साल 2024-25 और 2025-26 की वर्दी खरीद प्रक्रिया में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गई है। प्रारंभिक जांच में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो पूरे प्रकरण की गहन जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, वर्दी घोटाले पर अब सीएम धामी ने सख्त निर्देश दे दिया है कि अब किसी भी कीमत पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपनाएगी और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए प्रिया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं कि कहीं पर भी अगर भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी के तहत ये उत्तराखंड में पुलिस विभाग में एक बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई पहली बार हुई है और डीआईजी स्तर के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। ये घोटाला 2024-25 में और 25-26 के दौरान ये जो होमगार्ड के लिए वर्दी सामग्री की खरीद की गई थी उससे जुड़ा हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 1 करोड़ के सामान को 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो जाहिर है कि देखिए, इस तरह का जब मामला सामने आता है तो एक बड़ा वित्तीय घोटाला है और ऐसे में कोई भी अधिकारी अगर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और सरकार की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाता है तो जाहिर है कि उन पर सख्त कार्रवाई होना लाजमी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही यह कहा है कि भ्रष्टाचार का जो भी मामला सामने आएगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। जी प्रिया, बिल्कुल। अब इसके साथ ही ये सवाल भी खड़े होते हैं ना कि ये आखिर कब से चला आ रहा है अजय, क्योंकि ये काफी दिन पहले से ये घोटाला चला आ रहा है। अभी इस पर जो है वो जांच बैठाई जा रही है, लेकिन छोटे स्तर की भी बात करें तो ये तो बड़े स्तर की बात हो गई ना। छोटे छोटे स्तर पे भी ऐसी जो है भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आ रही है अजय। देखिए प्रिया, उत्तराखंड में लगातार ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं और रिश्वतखोरी के प्रकरण से लेकर के विभागीय वित्तीय अनियमितताएं, ये तमाम ऐसे मामले हैं। और ये केवल पुलिस विभाग का ही नहीं, जबकि लगभग सभी विभागों में तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर एक्शन लिया जाना जरूरी है। और जब भी ये मामले प्रकाश में आ रहे हैं तो उस पर जांच बिठाई जाती है। हालांकि ये पहले प्राथमिक स्तर पर जांच होती है, उसके बाद बड़े स्तर पर इसकी जांच होती है। और जो लोग भी इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए गए हैं या पाए जा रहे हैं उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के तमाम मामले भी यहाँ पर सामने आ चुके हैं और उस पर एक्शन लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि एक्शन लेने के बावजूद, ऐसे अधिकारियों के धरपकड़ के बावजूद भी इस तरह के मामले अगर लगातार हो रहे हैं उत्तराखंड में, तो आखिर वो कड़ी कहाँ है, वो जड़ कहाँ है। और ऐसे लोग डर क्यों नहीं रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सामाजिक रूप से उनकी बदनामी होगी, उनके नौकरी पर भी संकट आ सकता है। तो ऐसे लोग लगातार सरकारी धन पर का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने अधिकारों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी धन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सरकार की के ऊपर एक धब्बा भी लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल अजय, अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित तो कर दिया गया है। अब इसके बाद जांच समिति का गठन कर इस पूरे मामले पर जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। लगभग कितना समय लग सकता है अजय?
देखिए सरकारी कामकाज में देखिए तुरंत जब कार्रवाई होती है तो उसके बाद से जब समिति का गठन होता है, उसके बाद समिति उस पर जांच पड़ताल करती है, तो जाहिर है इनको वक्त लगेगा। इसमें एक ठीक समय लग सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो ये कहा है कि जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट पेश की जाए और इस पर कार्रवाई को और ज्यादा अमल में लाया जाएगा। केवल एक बड़े स्तर के अधिकारी नहीं, और भी जो तमाम लोग होंगे वो भी इस मामले में दोषी होंगे। तो कम से कम मान के चलिए कि 2 महीने का वक्त तो इसमें लगेगा ही। हमने यहाँ पर पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों से बातचीत की है, तो उनका यही कहना है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद विभागीय कार्रवाई और तेजी से इसमें अमल में लाई जाएगी। क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं, ऐसे मामलों के बाद जो भी विभाग के लोग हैं, जिन जिन विभागों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनको और ज्यादा इससे सबक लेने की जरूरत है और जिस तरह के वो कृत्य करते हैं वो ऐसे काम न करें जिससे सरकार के आर्थिकी को नुकसान हो रहा है और उनकी अपनी खुद की नौकरी भी संकट में जा रही है। क्योंकि जो लोग पकड़े जाएंगे, जाहिर है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनकी सामाजिक बदनामी होगी, उनकी विभागीय बदनामी होगी। लेकिन अगर डर नहीं रहे हैं तो मुख्यमंत्री को और ज्यादा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर देहरादून से, होमगार्ड्स विभाग में आप व्यवस्था जो है वो उजागर हुई है और इसके लिए सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। डीआईजी स्तर के अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच कमेटी गठित करने के आदेश दे दिए हैं। अब कहीं ना कहीं जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सभ्यता, संस्कृति और शौर्य की भूमि बताते हुए प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संदेश में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुरक्षा और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री के इस संदेश को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। देहरादून और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बीच राहत और बचाव की बड़ी खबर है। एसडीआरएफ की टीम ने नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल की ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे सैकड़ों लोग हैं, उन्हें सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की है। रामगढ़, मुक्तेश्वर और धानाचूली बैंड क्षेत्रों में वाहन और यात्री बर्फ में फंसे थे, जिन्हें एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई और जेसीबी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रहे लोग और उत्तरकाशी के लंबगांव मोटर मार्ग पर चौरंगी क्षेत्र में करीबन 75 लोग बर्फ में फंस गए थे, जिन्हें रात भर चले ऑपरेशन के तहत सुरक्षित पहुंचाया गया है। कड़ी ठंड और दुर्गम हालात के बावजूद अब तक किसी भी क्षेत्र से जनहानि की कोई भी खबर नहीं है। राहत और बचाव कार्य जारी है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार सक्रिय है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय टम्टा से महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उत्तराखंड में सड़क, राजमार्ग और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, सड़क सुरक्षा, पर्वतीय क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी और चल रही प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में सड़क परिवहन और इसके साथ ही अवसंरचना को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी है। और उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कुछ दिनों की राहत के बाद कड़ाके की ठंड, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी ने जनजीवन को बाधित कर दिया है और इसके कारण
565 सड़कें बंद है, जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं। इसके अलावा करीबन 4800 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप होने के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित है। हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग जगहों की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से बर्फबारी हुई है वो आपको नजर आ रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरह से बच्चे जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी सफेद मोटी परत जो है वो बर्फ की जमी हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी देखिए बर्फबारी किस तरह से हुई है। पूरे जो वो पेड़ है, पेड़ में बर्फ की वो चादर में लिपटा पेड़ नजर आ रहा है। यानी बर्फबारी का सिलसिला तो जारी है और इसके साथ ही सर्दी का सितम भी बढ़ चला है। यानी सर्दी एक बार फिर से बढ़ चली है, ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। जहां लोग ये राहत महसूस कर रहे थे कि अब भाई ठंड ज्यादा नहीं पड़ रही है, लेकिन अब तस्वीर दूसरी हो चली है, बिल्कुल उलट नजर आ रही है। यानी जो सर्दी है उसका सितम फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और बर्फबारी से जुड़े हालातों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। और उत्तराखंड के चमोली जिले सहित ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम का बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 23 जनवरी को बद्रीनाथ धाम में साल की पहली भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। बद्रीनाथ और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से पूरा मंदिर परिसर और पहाड़ बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गया है। बद्रीनाथ के साथ साथ हेमकुंड साहिब, नीति घाटी, माना और औली जैसे ऊंचे इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई। औली में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार आज बद्रीनाथ में न्यूनतम तापमान -16 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और आगामी 29 जनवरी तक बर्फबारी और खराब मौसम जारी रहने का अनुमान जताया गया है। इस वजह से मंदिर के कपाट वर्तमान में बंद है और सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। अधिकारियों ने श्रद्धालु और पर्यटकों से उन्हें सलाह दी है कि वे उत्तराखंड पुलिस के आधिकारिक अपडेट का पालन करते रहे। और ये चमोली की तस्वीर है, बेहद खूबसूरत भी नजर आ रही है क्योंकि बर्फबारी हो रही है। दूसरी तरफ सर्दी का सितम बढ़ चला है। बर्फबारी किस तरह से हो रही है ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, उत्तराखंड में नहीं रहते, उन्हें यह तस्वीर काफी मनमोहक लग सकती है, लेकिन इससे परेशानी भी उत्तराखंड के लोगों को बढ़ सकती है या फिर वहां पर जो घूमने के लिए पर्यटक जा रहे हैं उन्हें भी यह परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि कई मार्ग अवरुद्ध हो चले हैं। उन्हें सड़क से बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। उसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सतर्क रहें और इसके साथ ही पुलिस से अपडेट लेते रहे, तभी आप बाहर निकले। फिलहाल ये तस्वीर जो है वो काफी मनमोहक नजर आ रही है। देखिए गाड़ियां खड़ी है और गाड़ियों में किस तरह से सफेद मोटी परत बर्फ की बिछी हुई नजर आ रही है। लेकिन जो वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं, एक तरफ तो वो खुश हो रहे हैं कि बर्फबारी हो रही है, बर्फ का नजारा ले रहे हैं, साल की पहली बर्फबारी है। दूसरी तरफ उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी के तौर पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के नाम को लेकर एक बार फिर से राजनीति सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी प्रदेश संगठन अब सतर्क हो गया है। लगातार हो रहे विरोध के बीच प्रदेश प्रभारी कई कार्यक्रम में नदारद दिखाई दे रहे हैं। वहीं नए पोस्टर में भी उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है, जबकि पुराने हर पोस्टर में उनकी फोटो मौजूद थी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नई टीम बनाई जा रही है और इस वजह से कुछ प्रदेशों में प्रभारी की फोटो नहीं लगाई गई है। दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि भाजपा ने मान लिया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम सामने आया था और वो दुष्यंत गौतम है। इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी में स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में दुष्यंत गौतम को प्रदेश प्रभारी के पद से हटाया जा सकता है।
हमारे पूरे पार्टी का एक पूरा जितना भी सब लोग हैं, सब लोग बदले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नए आए हैं, नई हमारी स्टेट की भी जो कमेटीज़ हैं, हम सब भी आपने देखा है कि नई टीम के हिस्सा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दोबारा बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नए हैं। तो पूरी जिस तरह की राष्ट्रीय टीम होगी उस प्रकार से पूरे प्रदेशों में सब लोग जाने वाले हैं। लेकिन जिस विषय की आप बात कर रहे हैं उसमें उनको हाईकोर्ट से रिलीफ मिला है। वो कहीं से कहीं तक उन्होंने अपनी सारी जानकारी दे दी, मैं किस दिन कहाँ थे, क्या थे। अगर कोई किसी के दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो किसी के भी बारे में, अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं, आपके बारे में कर दें, मेरे बारे में आप कर लें, तो क्या वो सिद्ध हो जाती है बात? तो बात ये है कि उनको रिलीफ मिला है। ये मामला जांच का है, कोर्ट का है, लेकिन इस विषय को पॉलिटिकल बनाना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है इससे थोड़ा बचना चाहिए हम सभी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, बड़ा देखिए वो तो मुझे लगता है चयन तो हुआ नहीं है, उनका घोषित किया गया है, क्योंकि उनके अलावा किसी ने नॉमिनेशन नहीं फाइल किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, जो अंदरूनी तानाशाही है। अब रही बात की जो पोस्टर्स जारी होते हैं, चाहे प्रदेश कमेटी से हो चाहे दिल्ली से हो, उसमें बिल्कुल प्रभारी दुष्यंत गौतम का चेहरा ना होना ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ये भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि दुष्यंत गौतम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड में इन्वॉल्व है। और वीआईपी, जो एक ग्रुप ऑफ वीआईपी है, उसमें एक व्यक्ति जरूर दुष्यंत गौतम है, और इस बात को भाजपा भी मान चुकी है। यही वजह है कि उनके चेहरे को हर जगह से गायब किया जा रहा है। हमारे पूरे पार्टी अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर से दुष्यंत गौतम के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वजह है पोस्टर में दुष्यंत गौतम का नजर ना आना। प्रदेश प्रभारी है, इसके बावजूद भी जो पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं उनमें कहीं भी दुष्यंत गौतम नजर नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस जो है वो कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भी मान चुकी है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी दुष्यंत गौतम जो है वो आरोपी है, इसलिए उनका कहीं भी ना नाम है, ना जिक्र है, ना पोस्टर लगाए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अजय, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी सच में मान चुकी है कि दुष्यंत गौतम जो है वो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपी है? ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, और अब उनका पोस्टर में कहीं जिक्र नहीं होना, फोटो नहीं लगना, ये सवाल तो उठाया जाएगा ना। देखिए प्रिया, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं, उनके स्वागत को लेकर के ये बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, और उसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम और उनकी तस्वीर गायब है। तो जाहिर है कि ये एक बड़ा सवाल उठा है उत्तराखंड में कि प्रदेश प्रभारी को क्यों हटाया गया, क्यों उनका नाम और पोस्टर नहीं रखा गया, उसमें तस्वीर क्यों हटा दी गई है उनकी। तो ये इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ओर से सफाई दी गई है, और उनका कहना है कि तमाम राज्यों में अब सांगठनिक बदलाव होंगे, कई लोगों के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। लेकिन अजय, इसमें भी तो सवाल है ना, अगर बीजेपी ये कह रही है कि अब जो है पार्टी में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, तो क्या दुष्यंत गौतम को उनके पद से हटाया जाएगा? ये भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रिया, जो सफाई दी जा रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि नए पदाधिकारी आएंगे, संभवतः दुष्यंत गौतम को रिपीट किया जा सकता है या उनको हटाया जा सकता है। ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से उनका नाम अंकिता भंडारी केस में आया है वीआईपी के रूप में, तो जाहिर है कि भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं वो उनके नाम से अब दूरी बनाना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, और संभवतः ये दबाव रहा होगा कि उनकी तस्वीर हटा दी जाए, उनका नाम यहाँ से हटा दिया जाए, और इसी वजह से ये पोस्टर जो नए छपे हैं उसमें दुष्यंत गौतम नदारद हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर उत्तराखंड में एक नई बहस जरूर छिड़ गई है, लेकिन अंकिता भंडारी का जो मामला रहा है वो काफी एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में इस समय बना हुआ है, और जाहिर है कि जो लोग भी इस केस से जुड़े हुए हैं। तो अजय, क्या इस मामले में दुष्यंत गौतम से कुछ बातचीत हुई? क्योंकि उनका नाम है, वो प्रदेश प्रभारी है भाई, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो नाम का जिक्र किया जा रहा है, ना पोस्टर लगाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आया है? नहीं, देखिए प्रिया, दुष्यंत गौतम जब से उनका नाम यहाँ पर आया है वीआईपी के रूप में,
तब से उत्तराखंड का उन्होंने रुख नहीं किया है। उत्तराखंड से वो दूरी बनाए हुए हैं और ये भी माना जा रहा है कि तमाम जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे बाकी के अन्य नेता हैं उत्तराखंड में, वो नहीं चाहते हैं कि दुष्यंत गौतम इधर वापस आए, क्योंकि अगर वो देहरादून आते हैं या उत्तराखंड में कहीं भी आते हैं तो जाहिर है कि उनको उनके आने के बाद एक विवाद यहाँ पर बढ़ेगा। और यही वजह है कि इस विवाद से बचने के लिए बीजेपी की ओर से प्रयास किया गया होगा कि उनका नाम और तस्वीर दोनों हटा दिया जाए, ताकि एक विवाद नया जो बनना है यहाँ पर वो विवाद न बढ़े और न बने। लेकिन इतना जरूर है कि एक संकेत यहाँ पर देखने को मिला है और संभवतः ऐसा हो भी सकता है कि दुष्यंत गौतम को प्रदेश प्रभारी के पद से हटा दिया जाए। नए समीकरण बन रहे हैं और नए सांगठनिक बदलाव के तहत तमाम जो नेता है बड़े उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आम जनता जो है उनकी उम्मीद जो है सरकार से तो रहती है, और बीजेपी जिस तरह से वादा करती है, जिस तरह से दावा करती है कि वो जनता के साथ खड़ी है, अब जब इन सब केसों में बीजेपी के ही प्रभारी रहे हो या वीआईपी रहे, मंत्री रहे, उनका नाम सामने आने के बाद बीजेपी तुरंत रुख अलग क्यों कर लेती है? और अगर वो आरोपी सिद्ध हो जाता है, कोर्ट में केस चलने लगता है, उसके बावजूद भी बीजेपी जो है इससे अलग थलग नजर आती है, यानी स्वीकार नहीं करती है कि भाई उनका जो है ऐसा कारनामा है। यानी रुख अगर देखा जाए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी अपने लोगों को बचाने की जद्दोजहद में लगते हैं, ना कि आम जनता के बारे में सोचा जाता है। तो बीजेपी भी तो वैसे ही नजर आ रही है ना। देखिए, जब ये मामला सामने आया था तो बीजेपी की ओर से ये एक बयान दिया गया था और ये बताया गया था कि जिस बीच की ये घटना रही है उस समय दुष्यंत गौतम उत्तराखंड में नहीं थे, वो अन्य प्रदेशों में थे। इस तरह की सफाई दी गई थी और जाहिर है कि एक बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी जब अपने आप को देश के राजनीतिक दलों में सबसे अलग बताती है, आम जनता से जुड़ी हुई बताती है और आम जनता के हितों के लिए काम करने की वाली पार्टी बताती है, और जब ऐसे कोई मामले सामने आते हैं जहां आम जनता मांग करती है कि भ्रष्टाचार न हो, इस तरह के जो आरोप जिनके ऊपर लगे उन पर कार्रवाई हो, तो सबसे बड़ी बात अजय कि बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब बेटी बचाने की बारी आती है और जब उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के प्रदेश प्रभारी का नाम सामने आता है, तो फिर इससे पीछे हट जाती है ना। जी बिल्कुल। देखिए, जब नाम आया था तभी उनको बीजेपी संगठन को प्रदेश प्रभारी के पद से दुष्यंत गौतम को हटा देना चाहिए था, लेकिन अब तक अगर नहीं हटाया गया है तो ये बड़ा सवाल जरूर है। और जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है, और बेटियों के साथ अगर ऐसे कृत्य हो रहे हैं, ऐसे मामले आ रहे हैं और उसमें बीजेपी के नेता अगर शामिल हैं, तो जाहिर है कि पार्टी के ऊपर एक सवाल उठना लाजमी है। और इस तरह का जो दोहरा मापदंड है वो ठीक नहीं है। अगर आप एक नारा लगाते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं, तो जाहिर है उसी लाइन पर रह करके काम करिए, और जो लोग भी इस तरह के कृत्य करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। ये पार्टी संगठन की ओर से किया जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो जाहिर है कि जो बात कही जा रही है और जो चीजें सामने नजर आ रही है उसमें विरोधाभास है और बीजेपी दोहरी रणनीति के तहत काम करती है। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब उत्तराखंड की राजनीति अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। दुष्यंत गौतम का नाम एक बार फिर से जो है वो सामने लाया जा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उनका नाम उछाला जा रहा है। वजह यह है कि जहां बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे नितिन नवीन के स्वागत में, उस दौरान जो है उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। अब इसे कांग्रेस जो है साफ कह रही है कि बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, उन्हें अब पद से हटाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी साफ शब्दों में तो नहीं कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कहे शब्दों में यह समझ में आ रहा है कि अब बीजेपी भी इस जगह पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यानी उनका कहना है कि अब नए नए लोगों को शामिल किया जा रहा है, पूरे जो है संगठन में नए लोगों को लाया जाएगा, अलग अलग चेहरे आ सकते हैं। तो हो सकता है कि अब दुष्यंत गौतम अपने पद से हटाए जाए। खैर, हटाए जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सियासत जो है वो गरमाई हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में जहां आगामी अर्धकुंभ मेले की तैयारियां तेजी से चल रही है, वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA का एक फैसला अब चर्चा का विषय बन गया है।
सड़क के बीचों बीच रखे गमले जो अब तक लाल रंग में थे उन्हें अचानक हरे रंग में रंग दिया गया और इस बदलाव ने आम लोगों के साथ साथ समाज और स्थानीय नागरिकों के बीच भी सवाल खड़े कर दिए। लोगों का कहना है कि अगर उद्देश्य सिर्फ सौंदर्यीकरण का था तो गमलों को पूरे रंग में ही दोबारा रंगा जाना चाहिए, जो पुराना रंग था उसी में रंग देते, लेकिन लाल से हरा करने का फैसला कई लोगों को समझ से परे लग रहा है। मौके की तस्वीर में एक व्यक्ति गमलों को हरे रंग में रंगता दिख रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इसे लोग मुगलिया कारनामा और तुगलकी फरमान बता रहे हैं। पंडित अधीर कौशिक ने आरोप लगाया है कि एचआरडीए बुनियादी समस्याओं को छोड़कर प्रतीकात्मक कामों में समय और संसाधन बर्बाद कर रहा है। उनका कहना है कि अर्धकुंभ से पहले सड़कों, सफाई, ट्रैफिक और मूल सुविधाओं पर ध्यान देना जरूरी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है संवाददाता अर्चना ढींगरा। अर्चना, गमले को हरे रंग में रंग दिया, अब रंग को लेकर फिर से बवाल शुरू हो गया कि भाई जब पुराना रंग जो है गमले का लाल था तो लाल पे ही रंगते, हरा रंगने की क्या जरूरत थी? अब रंग का फर्क जो है ये किस तरह से सियासत ले रहा है अर्चना? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से ये लाल से हरा किया गया है, इससे श्री परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक, पंडित अधीर कौशिक जी का कहना है कि ये धर्म नगरी जो है गंगा के तट पर बसा हुआ है, तो गंगा की मर्यादा को रखते हुए, माँ गंगा की मर्यादा को रखते हुए इसको भगवे कलर में रखना चाहिए, क्योंकि ये संतों की तपोभूमि है। यानी अर्चना सीधा तौर पे ये समझा जाए कि हरा रंग जो है वो मुस्लिम का मान लिया गया है, भगवा रंग जो है वो हिंदू का मान लिया गया है। रंग का मतलब रंग भेद यही चल रहा है ना? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक तरह से मानना ये भी है कि हरा रंग जो कि झंडे का कलर होता है वो मुस्लिम का होता है, और भगवा कलर जो कि शांति का प्रतीक होता है वो केसरिया रंग जो होता है हमारे तिरंगे में आता है। और यही सनातन धर्म को देखा जाए तो भगवा कलर हमारे संत समाज पहनते हैं, जो संत साधु संत होते हैं तो वो पहनते हैं। तो पंडित अधीर कौशिक का कहना है कि हमारा जो गंगा तट है, जो माँ पतित पावनी माँ गंगा का तट है, इस पे जिस तरह से घाटों पर रोक लगाई जा रही है कि गैर हिंदू का आना वर्जित है, उसी तरह से हरियाली को ना लाकर, हरा रंग ना लाकर इसको केसरिया रंग में रंगा जाए गमलों को भी। नहीं तो फिर हरा रंग तो अर्चना बैन कर देना चाहिए, फिर जरूरत क्या है हरे रंग की? अगर हरे रंग से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बैन कर दे। और किन किन चीजों को बैन करेंगे आप, ये सवाल भी उठ रहे हैं ना? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बताना चाहूंगी, देखिए हरा रंग अगर देखा जाए तो हरे रंग की हरी हरी धरती है, नीला गगन। हाँ। तो हरी धरती है तो नीला गगन भी है, तो क्या हम नीले गगन को भी हम बैन कर देंगे, हरी धरती को भी बैन कर देंगे? भोजन कहाँ से पाएंगे? किसानों की खेती, ये हरा रंग भी एक मायने रखता है। लेकिन जो मर्यादाओं को देखते हुए, जैसा कि साधु संतों का कहना है कि गमलों का रंग हरा नहीं होना चाहिए, तो उसका भी एक मान्यता है कि जब हरिद्वार धर्म नगरी है, धर्म नगरी को तो हरे रंग में गमलों को न रंग के केसरिया रंग रंगा जाए। जी प्रिया, तो केसरिया रंग पूरे शहर में, पूरे उत्तराखंड में सिर्फ केसरिया रंग ही नजर आना चाहिए अर्चना, हरे रंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और फिर रंग से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? रंग से क्या मतलब है? ये भी तो सवाल खड़े होते हैं ना। जी बिल्कुल प्रिया, आपको मैं बताना चाहूंगी, क्या ठीक है अर्चना इस पर सरकार का क्या कहना है, इसमें एचआरडीए का क्या कहना है, क्योंकि रंग तो उनकी तरफ से किया गया है? जी बिल्कुल, प्रतिक्रिया अभी कोई नहीं आई है, क्योंकि अधिक जानकारी लेने के लिए हम एचआरडीए भी गए थे, लेकिन पहले एचआरडीए द्वारा ही ये गमलों का रंग हरा किया, लाल था, लाल से ये हरा किया गया, उस पे आपत्ति श्री परशुराम अखाड़ा जता रहा है। जी प्रिया, लेकिन अर्चना इसके साथ कहा जा रहा है कि अब जब अर्धकुंभ मेला है तो गमलों की रंगाई की कोई जरूरत नहीं थी। आप ट्रैफिक व्यवस्था देखिए, सड़क की सौंदर्यीकरण देखिए, इन सब चीजों की मांग उठाई जा रही है, ना कि गमलों को रंगने की जरूरत थी। जी बिल्कुल प्रिया, ये भी बताना चाहूंगी आपको कि जगह जगह गड्ढे हैं, जो कि देखिए 2027 का कुंभ नजदीक आ चुका है। यहाँ पे सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण को देखते हुए, सौंदर्यीकरण भी दूर दराज से साधु संत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उनको सौंदर्यीकरण भी दिखना चाहिए हरिद्वार में। जैसा कि आपको बता दूं, जिला अधिकारी द्वारा यहाँ सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है बहुत ऊंचे स्तर पर।
कहीं भी यहाँ गंदगी नहीं फैलाई जा रही है। जहाँ गंदगी दिखाई दे रही है वहाँ पे प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है और गंदगी को साफ किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। लेकिन यही गमलों को लेकर हर जगह अगर देखा जाए तो हम राजधानी देहरादून में भी दुकानों का कलर भी भगवा कलर में रंगा गया है, तो यहाँ गमलों का कलर हरा क्यों? बस इस बात पे परशुराम अखाड़ा ऑब्जेक्शन उठा रहा है। जी प्रिया। तो क्या अब ये रंग को लेकर आगे और भी कुछ रणनीति है उनकी? जी बिल्कुल प्रिया, मैं बताना चाहूंगी आपको। देखिए, राजनीतिक मुद्दे हमेशा कभी न कभी उठते रहते हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यहाँ एक साधु संतों का देखा जाए तो साधु संतों की ये मांग है कि हरा रंग न रंग के इसको भगवा कलर में, मतलब केसरिया रंग में रंगा जाए। जी प्रिया। तो साधु संत क्या अब इसके लिए आंदोलन करेंगे या मांग उठाएंगे? बिल्कुल प्रिया, अभी उन्होंने यही कहा है कि हम शांतिपूर्ण ये कहना चाहते हैं कि हरे रंग से इसको, जिस तरह से पहले लाल रंग था, या तो लाल रंग किया जाए या तो इसको भगवा कलर किया जाए। उन्होंने शांतिपूर्ण ही ये मांग की है। ठीक है जी प्रिया। ठीक है अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हरिद्वार में अब रंग को लेकर सियासत गरमा रही है। साधु संतों का कहना है कि HRDA की तरफ से जो गमले का रंग है उसे हरा कर दिया गया, जबकि वो पहले लाल रंग में था। मांग की जा रही है कि अर्धकुंभ मेला है और जब सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है तो इसका रंग जो है भगवा किया जाना चाहिए। खैर, अब ये रंग को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है वो कहां तक जाती है और जो मांग साधु संतों की तरफ से उठाए जा रहे हैं क्या वो पूरा किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में सियासत जो है वो बढ़ता दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून शहर के सबसे बड़े बॉटलनेक माने जाने वाले आढ़त बाजार की शिफ्टिंग को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA अब पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। आढ़त बाजार तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना को शहर के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुगम होगी बल्कि बाजार क्षेत्र का सौंदर्य भी बेहतर होगा। MDDA प्रभावित संपत्ति धारकों को पूरी पारदर्शिता के साथ मुआवजा और वैकल्पिक भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि आढ़त बाजार को जिस स्थान पर शिफ्ट किया जाना है उसकी जानकारी व्यापारियों को पहले ही दी जा चुकी है। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण कुछ समय के लिए प्रक्रिया रुकी थी, लेकिन अब मुआवजा वितरण और रजिस्ट्री का काम तेजी से किया जा रहा है। कई व्यापारियों ने खुद अपनी दुकानों को हटाना भी शुरू कर दिया है। देखिए, आढ़त बाजार जहाँ शिफ्ट किया जाना है व्यापारियों को भी हमारा बन गया है और इसमें हमारा मुआवजा वितरण की कार्रवाई चल रही है। बीच में चूँकि जो अधिवक्ता गण उनकी हड़ताल चल रही थी तो हमारा काम रुक गया था। अब दोबारा से मुआवजा वितरण की और रजिस्ट्री की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों ने वहाँ पर स्वेच्छा से अपनी दुकानों का तोड़ना भी शुरू कर दिया है। और जो वहाँ पर ज़मीन हम ले रहे हैं वो सीधे हम PWD के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं ताकि भविष्य में PWD उस रोड का चौड़ीकरण करे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के ऊंची पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जिले के मुख्य हाईवे और कई लिंक सड़कें भी बंद हो गई है और इससे आवागमन मुश्किल हो गया है। जिला प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते हुए युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बंद सड़कों को खोलने और फंसे हुए वाहन और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सड़क निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि इस समय अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। देहरादून नगर निगम शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि साल 2025 में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की गई हैं और इनके आधार पर 2026 तक देहरादून को पूरी तरह से कूड़ा मुक्त और आधुनिक शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि शहर के 2 प्रमुख कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन कारगी और धोरण को पूरी तरह से मैकेनाइज्ड कर दिया गया है और इससे कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो गई है। इसके अलावा जोगिंदर हॉल, फूड पार्क और गांधी पार्क जैसी परियोजनाएं अब अंतिम चरण में हैं। संकरी गलियों में छोटे ई-रिक्शा तैनात कर दिए गए हैं। डोर टू डोर कचरा उठाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। खुद सहायता जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से यूजर चार्ज कलेक्शन में भी सुधार किया गया और लेगेसी वेस्ट साइट्स का लगभग 50% हिस्सा साफ किया गया। नगर निगम का लक्ष्य है कि 2026 तक सभी वेस्ट साइट्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएं और शहर को पूरी तरह से स्वच्छ बनाया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।